हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 85। सुबह सुबह शक्ति उठा और मोहसिन को फोन लगाया। फोन कान से लगाए हुए शक्ति ने घर का दरवाजा खोला और बाहर रखे दूध के डिब्बे और अखबार को उठाया। शक्ति दोनों चीजें उठाए अंदर आया और जैसे उसकी नजर अखबार के पहले पन्ने पर पड़ी, शक्ति के कदम रुक गए। उसने कंधे और कान के बीच से फोन हटाया और अखबार में छपी खबर को देखने लगा। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था, सनशाइन होटल में मिली ड्रग डीलर की लाश, साथ ही भारी मात्रा में ड्रग भी पाया गया। कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने किया उर्वशी यादव को गिरफ्तार। शक्ति ने खबर देखकर अखबार रखा और एक बार फिर मोहसिन का नंबर डायल किया, लेकिन मोहसिन ने फोन नहीं उठाया। मोहसिन के फोन न उठाने से शक्ति परेशान हो गया। बीती शाम ही उसने नीलिमा और उर्वशी को मोहसिन के साथ भेजा था ताकि वह उर्वशी को इन लोगों से बचा सके, लेकिन अखबार में छपी खबर देखकर शक्ति का मन बेचैन हो उठा। उसने फोन जेब में रखा, गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकल गया। शक्ति जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, मुन्ना की बाइक आकर घर के सामने रुकी। दरअसल मुन्ना शक्ति से मिलने आया था, लेकिन शक्ति को सुबह सुबह जाते देखकर मुन्ना ने भी अपनी बाइक शक्ति की गाड़ी के पीछे लगा दी और उसका पीछा करने लगा। गाड़ी में बैठा शक्ति बार बार मोहसिन को फोन लगा रहा था, लेकिन मोहसिन ने फोन नहीं उठाया और शक्ति का शक धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही शक्ति मोहसिन के घर के सामने पहुंचा। शक्ति गाड़ी से नीचे उतरा और घर के अंदर आया। उसने देखा दरवाजा खुला है तो शक्ति मोहसिन को आवाज लगाते हुए अंदर आया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर शक्ति का दिल धक से रह गया और उसके कदम वहीं ठहर गए। कमरे में खून से लथपथ मोहसिन की लाश पड़ी थी और कुछ ही दूर उर्वशी घायल पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। शक्ति भागकर मोहसिन के पास आया और उसे संभालते हुए कहा, मोहसिन, मोहसिन आंखें खोलो, मोहसिन। मोहसिन कुछ देर पहले ही मर चुका था। शक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक जोरदार लात आकर शक्ति की बाह पर लगी और शक्ति कुछ दूर जा गिरा। वह खुद को संभालता इससे पहले ही लात मारने वाला आदमी उसके पास आया और जैसे ही उसे मारने को हुआ, मुन्ना अंदर आया और एक घूसा आदमी को दे मारा। मुन्ना ने आदमी को पकड़ा और उसकी गर्दन दीवार से लगाकर कहा। मुन्ना के आने से शक्ति को संभलने का मौका मिल गया। वह उठा और मोहसिन के घर में नीलिमा को ढूंढने लगा। शक्ति को जो डर था वही हुआ। नीलिमा उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिली। वह वापस आया और मुन्ना से कहा, तुम उर्वशी को संभालो, इसे हम देखते हैं। मुन्ना ने पलटकर देखा, जमीन पर घायल पड़ी उर्वशी मजबूर आंखों से मुन्ना को देख रही थी। उर्वशी को ऐसे हाल में देखकर मुन्ना उसके पास आया और उसे संभाला। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठा और उर्वशी का सर अपनी गोद में रखकर कहा, तुम ठीक हो? उर्वशी बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। वह नम आंखों से बस एक टक मुन्ना को देखे जा रही थी। मुन्ना ने देखा उर्वशी के चेहरे पर काफी चोटें आई थी और उनसे खून बह रहा था। मुन्ना ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उर्वशी के बहते खून पर रखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद पलों में ही रुमाल खून से लाल हो चुका था। उर्वशी तड़प रही थी, लेकिन सुकून के भाव उसके चेहरे पर थे। वह मुन्ना को चाहती थी और आज उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में मुन्ना उसके सामने था। उर्वशी के कांपते हाथ को मुन्ना ने अपने हाथ में लिया और कहा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उर्वशी ने सुना तो उसकी आंखों में भरे आंसू बह गए। वह बोलना चाहती थी, लेकिन शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुन्ना के हाथ को कसकर पकड़ लिया। मुन्ना ने पलटकर शक्ति को देखा। शक्ति उस आदमी को मार रहा था और किसी नीलिमा के बारे में पूछ रहा था। मुन्ना ने उर्वशी की उखड़ती सांसों को देखा तो जोर से चिल्लाया, शक्ति छोड़ो उसे, यहाँ आओ, हमारी मदद करो। शक्ति ने पलटकर देखा। उसे महसूस हुआ कि नीलिमा को ढूंढने में वक्त खराब नहीं करना चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है इस वक्त उर्वशी की जान बचाना। शक्ति ने आदमी को एक घूंसा मारा और आदमी नीचे जा गिरा। शक्ति अब तक उसे इतना मार चुका था कि वह गिरते ही बेहोश हो गया। शक्ति मुन्ना के पास आया तो मुन्ना ने उर्वशी को गोद में उठाया और कहा, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या तुम इसे जानते हो? शक्ति ने मुन्ना के साथ चलते हुए कहा, हम बहुत कुछ जानते हैं शक्ति, लेकिन इस वक्त इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। इनको बचाना बहुत जरूरी है, मुन्ना ने कहा। शक्ति मुन्ना और उर्वशी के साथ बाहर आया और अपनी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर मुन्ना से अंदर बैठने को कहा।
मुन्ना ने उर्वशी को पिछली सीट पर बिठाया, पर खुद भी उसके बगल में आ बैठा। शक्ति ड्राइवर सीट पर आकर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उर्वशी के पास बस चंद सांसें बची थी और वो भी धीरे धीरे उखड़ती जा रही थी। उसने मुन्ना के हाथ को मजबूती से थाम रखा था। बस थोड़ी देर में हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, मुन्ना ने उर्वशी का सर सहलाते हुए कहा। इस वक्त मुन्ना ये भूल चुका था कि उर्वशी ने बीते दिनों में उसे कितना परेशान किया है। इस वक्त उसे उर्वशी बस मासूम औरत नजर आ रही थी, जिसकी आंखों में जीने की उम्मीद साफ नजर आ रही थी। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने पहुंची। मुन्ना उर्वशी को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। तब तक शक्ति स्ट्रेचर के साथ वार्ड बॉय को ले आया। मुन्ना ने उर्वशी को स्ट्रेचर पर लेटाया और शक्ति के साथ अंदर चलाया। उसका हाथ अभी भी उर्वशी के हाथ में था और जैसे ही वे कुछ दूर चला, उर्वशी के हाथ से उसका हाथ एकदम से छूट गया। एक अनहोनी का भाव मुन्ना के मन में आया और उसके कदम ठहर गए। मुन्ना फटी आंखों से स्ट्रेचर पर लेटी उर्वशी के झूलते हाथ को देखता रहा। वार्ड बॉय रुक गया और शक्ति भी चलते चलते रुका। उसने देखा उर्वशी मर चुकी थी। मुन्ना थके कदमों से उर्वशी के पास आया। उसने उर्वशी की खुली आंखों को देखा और अपने हाथ को धीरे से उसकी आंखों पर रखकर उन्हें बंद कर दिया। वार्ड बॉय उर्वशी के निर्जीव शरीर को वहां से ले गया। शक्ति और मुन्ना एक दूसरे के सामने खड़े थे। मुन्ना गुस्से और तकलीफ से भरे भाव से शक्ति को देख रहा था। शक्ति ने एक नजर मुन्ना को देखा और वहां से चला गया। चलते चलते शक्ति हॉस्पिटल से बाहर चला आया। मुन्ना शक्ति के पीछे आया और उसे अपनी तरफ करके कहा, आखिर तुम्हारी वजह से और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी शक्ति। हमने उसे नहीं मारा है मुन्ना, शक्ति ने शांत स्वर में कहा। तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो शक्ति। जिस केस को तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसे लेकर तुम इतने सेल्फिश हो चुके हो कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। जो सबूत हमने तुम्हें दिए थे उनमें उर्वशी का जिक्र तक नहीं था, फिर उसे ये सब क्यों झेलना पड़ा। गुस्से गुस्से में मुन्ना ने एकदम से ऐसी बात कही जिसे शक्ति ने तुरंत पकड़ ली और कहा, तुमने हमसे झूठ कहा मुन्ना। तुमने कहा तुमने उन सबूतों को नहीं देखा, फिर तुम्हें कैसे पता उर्वशी इनमें शामिल नहीं है। क्योंकि इंदौर आने से पहले उर्वशी ने हमें अपने बारे में सब बता दिया था। वो सिर्फ इस गंदी राजनीति में शामिल लोगों का शिकार बनी है। हमारे कहने पर ही वो इंदौर आई थी ताकि अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए शहर से जा सके, लेकिन उन लोगों की गंदी राजनीति और तुम्हारे स्वार्थ ने उनकी जान ले ली और वो इस दुनिया से चली गई। उर्वशी बेकसूर थी, उसे बस इन सब में फंसाया गया था, जैसे पापा को। हमारे लिए वह उन लोगों के खिलाफ जाने को तैयार हो गई क्योंकि कहते कहते मुन्ना एकदम से रुक गया। शक्ति मुन्ना के सामने आया और कहा, क्योंकि वह तुमसे मोहब्बत करती थी। शक्ति की बात सुनकर मुन्ना खामोश आंखों से उसे देखने लगा। वह कुछ देर खामोश रहा और फिर अपना सर झुका लिया। उसे उर्वशी के यूं एकदम से चले जाने का दुख था। शक्ति ने मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम जानते हैं मुन्ना, उर्वशी को लेकर तुम्हारे मन में कभी कुछ नहीं था, लेकिन हमारा यकीन करो, हमने उर्वशी। शक्ति की बात सुनकर मुन्ना ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया और कहा, तुम्हारा विश्वास करें। कैसे शक्ति, तुमने भी तो हमें सच कहा बताया। जिस राजनीति की दलदल से हमने खुद को हमेशा दूर रखा, उस राजनीति की दलदल में तुमने हमें भी शामिल कर लिया। अगर हमें ये पता होता हमें इस तरह के इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देते। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। कहकर मुन्ना वहां से चला गया। मुन्ना हमारी बात सुनो मुन्ना, शक्ति ने आवाज दी, लेकिन मुन्ना वहां से जा चुका था। शक्ति ने मायूसी से जाते हुए मुन्ना को देखा और फिर उसे याद आया कि अभी उसे बहुत से लोगों का सच सबके सामने लाना है। शक्ति अपनी गाड़ी में आ बैठा और वहां से निकल गया। उसने डिपार्टमेंट में फोन करके कुछ पुलिस वालों और एम्बुलेंस को मोहसिन के घर भेज दिया और खुद दूसरी तरफ निकल गया। अब वक्त था जब शक्ति को उन जैसा बनने की जरूरत थी जो अब तक इस खेल को खेल रहे थे। मुन्ना मोहसिन के घर आया, वहां से अपनी बाइक ली और चला गया। मुन्ना की आंखों के सामने बार बार उर्वशी का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सब पल, सब बातें किसी फिल्म की तरह चल रही थी जो उर्वशी से जुड़ी थी। हालांकि मुन्ना के मन में उर्वशी को लेकर भावनाएं नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि उर्वशी बेकसूर है और उसे इन सब में फंसाया गया है। मुन्ना ने एकदम से बाइक को रोका। उसने आसपास देखा,
खुद को शहर के एक सुनसान पुल पर पाया जहां बहुत कम गाड़ियां आती जाती थी। मुन्ना बाइक से नीचे उतरा और पुल पर बने रेलिंग के पास चला आया। नीचे बहते पानी को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या करे और क्या नहीं। उसे एहसास था कि शक्ति ने उससे सच छुपाकर उसे धोखा दिया था। मुन्ना को शक्ति पर गुस्सा आने लगा था, साथ ही उसे अपने पापा की फिक्र होने लगी। बहुत मुश्किलों से मुन्ना ने मुरारी को इस राजनीति के दलदल से निकाला था, लेकिन उसे आज समझ आया कि मुरारी कभी इससे बाहर निकला ही नहीं था, बल्कि उसने जितना निकालने की कोशिश की वह उतना ही इस दलदल में फंसता चला गया। मुन्ना का मन भारी होने लगा। इस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने मुन्ना अपनी भावनाएं जाहिर कर सके। गौरी को मुन्ना ने इन सब चीजों से दूर रखा और वंश को ये सब बताकर मुन्ना उसे परेशान करना नहीं चाहता था। वैसा कुछ भी नहीं चाहता था जिससे वंश का ध्यान अपने सपने से हटे। एक शक्ति पर उसे भरोसा था, लेकिन शक्ति ने उससे बातें छुपाकर उसका दिल तोड़ दिया। मुन्ना इन सब में उलझा हुआ था कि उसका फोन बजा। मुन्ना ने जेब से फोन निकाल कर देखा। फोन वंश का था। मुन्ना ने फोन उठाया और कान से लगाकर वंश की आवाज सुनने लगा। मुन्ना, कहाँ हो तुम? सुबह सुबह गौरी से मिलने निकल गए क्या? नहीं, हम किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं। तुम बताओ कैसे फोन किया? मुन्ना ने खुद को सामान्य करके कहा। मुन्ना, लगता है आजकल तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मैं कल रात ही बताया था कि आज सुबह मैं मुंबई वापस चला जाऊंगा। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, एक्चुअली तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुम तो गायब हो। वंश ने शिकायती लहजे में कहा। तुम्हारी ट्रेन कब है? मुन्ना ने पूछा। आधे घंटे बाद, वंश ने कहा। मुन्ना ने देखा वह जहां खड़ा है वहां से घर पहुंचने में उसे वक्त लग जाएगा। वह कुछ बोलता इससे पहले वंश ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम नहीं आ सकते। खैर, मुझे तुम्हें जो बताना है वो मैं तुम्हें बनारस आकर बताऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। मुन्ना ने सुना और कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही तुमसे मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। हाँ, वंश ने कहा और फोन काट दिया। मुन्ना ने अपना फोन जेब में रखा और मन ही मन खुद से कहा, हमें माफ करना वंश, हम तुम्हें सच नहीं बता सकते। हम नहीं चाहते राजनीति की ये छींटे तुम्हारे दामन पर लगे। इस राजनीति से तुम जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 85। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।